हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संतोष कुमार, सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग। और आज मैं बातें कर रहा हूँ क्लास 9th के बच्चों से जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। और उनकी जो इंग्लिश की किताब है पैनोरमा पार्ट 1, इसका जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है धर्म युद्ध, चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर के राइटर हैं अर्जुन देव चरण। So before starting the chapter, first of all I would like to introduce the writer Arjun Dev Charan. Arjun Dev Charan कौन है? Arjun Dev Charan, a teacher by profession, is basically a poet. तो अर्जुन देव चरण प्रोफेशन उनका टीचर का रहा है और वो एक कवि हैं। His plays appear like an extension of his poetry. और उन्होंने जो कुछ प्ले, कुछ ड्रामा लिखा है, जैसे कि ये जो चैप्टर है धर्म युद्ध, ये भी एक छोटा सा प्ले है। तो ये जो प्ले उन्होंने लिखा है ये सब के सब उनकी पोइट्री के ही एक्सटेंशन हैं, आगे के भाग हैं, उनके ब्रांचेज हैं, ऐसा कह सकते हैं। द पोइट इन हिम shows through his short, crisp and pitchy lines and the song of the chorus in his plays. तो उनकी कविताओं में वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं छोटी छोटी बातें, क्रिस्पी बातें और ऐसी बातें जो पिच करती हैं, जो हमारे दिमाग के ऊपर में हिट करती हैं। और कई बार वो जीवन में होने वाले बहुत सारी बातों का एक छोटा सा गीत भी प्रस्तुत करते हैं अपनी प्ले के जरिए में, है ना। His first book of Rajasthani plays, published in the late 70s, was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. तो उनकी जो पहली किताब थी राजस्थानी प्लेज की, वो जब छपी है 70s के दशक में, तो इस चीज़ को राजस्थानी लिटरेरी सर्किल, राजस्थान में जो साहित्यिक वर्ग है, उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे से नहीं लिया, बिल्कुल अलग तरीके से लिया कि भाई ये क्या चीज आ गई, ये कौन है, इन्होंने क्या लिखा है। Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one-act plays on social issues like widow, remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological themes. A full-length play on a contemporary theme was beyond conjecture. तो उस समय तक क्या था? उस समय तक राजस्थान में ड्रामा होने का मतलब, एकांकी प्ले होने का मतलब ये होता था कि जैसे कि एक छोटा सा वन एक्ट प्ले होगा या किसी सामाजिक विषय पर, जैसे कि विधवा विवाह पर एक कहानी हो सकती है, दहेज के बारे में कहानी हो सकती है, या कुछ लोक कथाएं भी होती थी, लोक नाटक भी हुआ करते थे किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर के, किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, रामायण महाभारत के कैरेक्टर को लेकर के। लेकिन उस समय तक कभी भी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि एक फुल लेंथ प्ले, एक अच्छा खासा, एक लंबा सा ड्रामा नाटक जिसमें किसी कॉन्टेम्पररी थीम को उठाया जाए, ऐसी बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre. तो उस समय अर्जुन देव चरण जी के साहित्य का छपना और नाटक विधा में, ड्रामा की विधा में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जितने भी नाटक लिखे हैं राजस्थानी में, उस चीज का आना राजस्थान के साहित्य में ऐसे ही था जैसे कि उसके साथ साथ में मॉडर्न थिएटर का भी आना था, है ना। और अर्जुन देव चरण जी के जो नाटक थे, राजस्थानी नाटक थे, उसका बहुत ज़्यादा महत्व था, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू का था। और अर्जुन देव जी के नाटक क्या क्या रहे हैं? उनके नाटक रहे हैं 2 नाटक आज रात, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है राजस्थानी शब्द है, गुवारी एंड संकारियो, भोल मारी मछली कितोक पानी, ये शब्द आपने सुना होगा, शायद इसे हिंदी में ऐसे कहेंगे कि बोल मेरी मछली कितना पानी। धर्म युद्ध एंड मुगाती कथा, ये अर्जुन देव चरण जी के जो पॉपुलर ड्रामा रहे हैं, प्लेज रहे हैं, वो उनके नाम थे। धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। अब ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं धर्म युद्ध, आखिर ये किसकी कहानी है? तो ये एक कहानी है पद्मा की, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत।
तो पद्मा की कहानी है जो एक युवा लड़की है जिसने बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा शिक्षा ऐसे ग्रंथों को पढ़ करके हासिल किया है जिन ग्रंथों में नाम है रामायण का, महाभारत का। She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। वो बहुत ही गुस्सा महसूस करती है, बहुत ही क्षोभ महसूस करती है, बहुत ही दुख महसूस करती है। क्यों? क्योंकि समाज में जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स परिवार हैं, जो पुराने ख्यालातों के हैं, परंपरागत ख्यालों के हैं, और उनका महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है उस चीज को लेकर के पद्मा बहुत ही दुख, बहुत ही क्षोभ और क्रोध महसूस करती है। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। वो बार बार अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, अपने शिक्षक से सवाल पूछती है। किस बारे में सवाल पूछती है? राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं, महिलाओं की पहचान क्या है, कैसे पहचाना जाए, आखिर महिलाओं की अहमियत क्या है समाज में। और वो अक्सर इस चीज को पूछती है। साथ में ये भी पूछती है कि महिलाओं का मतलब सिर्फ यही है कि उसकी शादी हो जानी है, ऐसे सवाल उठाती है पद्मा। अच्छा बच्चों, तो ये चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले एक बार जरा सा हम लोग इसके ग्लॉसरी के न्यू वर्ड्स को भी देख लेते हैं, तो आपको चैप्टर पढ़ने में काफी आसानी होगी, आप चैप्टर के सेंटेंसेस को आसानी से समझ पाओगे। सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ ग्लॉसरी इज आइडेंटिटी, दैट इज इंडिविजुअलिटी, पहचान, यूनिकनेस, डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब होता है ना डियर होना, लवेबल चाइल्ड होना। बिस्टो, बिस्टो का मतलब होता है कन्फर करना, रेफर करना। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना, टू होल्ड एज डियर। सेंसलेस हो जाना, सेंसलेस बात, सेंसलेस बात का मतलब क्या है? ऐसी बात जो बुद्धि के परे हो, अनरीजनेबल हो, है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रीपोजिशन है, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है तो इसे मैं छोड़ता हूँ। अगला वर्ड है एक एडजेक्टिव है वेनेरेटेड, ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। सेंट, SAINT, सेंट, संत बोलते हैं ना, ए पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस, जो बहुत पवित्र धार्मिक आदमी होते हैं। इमोरल, हैविंग नो मोरल, मोरल मतलब क्या होता है? नैतिक, और इमोरल का मतलब हो जाएगा अनैतिक। वांटन, वांटन का मतलब होता है अनचेस्ट। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं जिसका नाम है धर्मयुद्ध, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये डायलॉग की तरह से है, कन्वर्सेशनल स्टाइल्स में है, चूंकि यह एक प्ले है ना, ये एक नाटक है। तो पद्मा बोलती है माँ से, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, कि माँ महिला की पहचान क्या है। तो माँ कहती है कि व्हाई डू यू आस्क दैट, कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से किस तरीके से अलग हूँ। तो माँ कहती है यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, कि तुम मेरी बेटी हो और तुम हमारी इकलौती बच्ची हो और अपने पिताजी की इतनी प्यारी हो। तो पद्मा फिर से कहती है कि फादर्स केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, वो बोलती है कि पिताजी पैसों की चिंता ज्यादा करते हैं, मुझसे भी ज्यादा चिंता वो पैसों की करते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टो लव, फॉर whom does he save, he does all this only for your sake, you should not think that I have no heart। वो अपने पिता के बारे में कहती है कि प्यार करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए एक दिल होना चाहिए, और मेरे पिताजी किसके लिए पैसे बचाते हैं। वो कहती है आगे कि he does all this only for your sake, ये सारा कुछ जो कुछ भी वो करते हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए करते हैं। एंड you should not think that I have no heart, और तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास में दिल नहीं है। तो माँ ये सारी बातें कहती है कि फॉर होम डज ही सेव, कि तुम्हारे पिताजी किसके लिए पैसे बचाते हैं, किसके लिए पैसे कमाते हैं, ये सारा का सारा कुछ वो तुम्हारे ही लिए तो करते हैं पद्मा, और तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास में हर्ट नहीं है। अब पद्मा कहती है बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, तो पद्मा कहती है कि लेकिन ये सब बातें मैंने आपके लिए नहीं कही। कौन सी बातें? कि इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टो लव,
तो अब माँ कहती है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम ही। उसकी माँ कहती है कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे पिताजी से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। वो कहती है कि मेरी पहचान, पद्मा की माँ कहती है कि मेरी पहचान तुम्हारे पिताजी के साथ में जुड़ी हुई है और मैं इस संबंध को बहुत पसंद करती हूँ। और तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं, पद्मा के पिताजी आते हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, कि पद्मा की माँ ये किस तरह के संबंध, किस तरह के बॉन्ड की बातें हो रही है। तो माँ कहती है कि हेयर इज योर फादर, आस्क हिम वट एवर यू वांट टू नो। तो अब पद्मा की माँ पद्मा की तरफ देख करके बोलती है कि ये लो तुम्हारे पिताजी हैं, अब तुम्हें इनसे जो कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकती हो। अब फादर बोलते हैं व्हाट इज इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्ची। तो माँ कहती है कि शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, कि वह ये जानना चाहती है कि एक महिला की पहचान कैसे है। तो फादर कहते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। अब ये बहुत ही गौर करने वाली बात है, ये सेंटेंस इस चैप्टर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो बात उसके पिताजी कहते हैं, वो कहते हैं यू विल नो इट, तुम जान जाओगी मेरे प्रिय बच्ची जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, है ना। वो क्या कहते हैं कि तुम ये चीज जान जाओगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो अब पद्मा क्या कहती है कि डज मैरिड लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, कि क्या शादी होने से एक महिला को उसकी आइडेंटिटी उधार में मिलती है। तो माँ कहती है कि व्हाट इज ए वुमन विदाउट ए हस्बैंड, कि एक महिला का क्या मतलब है अगर उसके पति नहीं हैं। तो पद्मा कहती है कि व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, कि ऐसा क्या होगा जब अगर कोई लड़की, कोई महिला शादी नहीं करेगी। तो माँ कहती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। तो अब उसकी माँ थोड़ी सी नाराजगी में कहती है कि तुम इस तरह के अनरीजनेबल, बिना सिर पैर के सवाल क्यों पूछती हो। तो पद्मा फिर से कहती है कि व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, कि उस महिला का क्या जिसके पति मर गए हों। तो माँ कहती है कि लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए, जिस महिला के पति मर गए हैं उसके लिए जिंदगी नर्क है। तो पद्मा कहती है दैट इज इनजस्टिस, दैट्स इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, अन्याय। इनजस्टिस का एंटोनिम है जस्टिस। तो ये अन्याय है, ऐसा कहती है माँ। पद्मा कहती है कि दैट इज इनजस्टिस इफ लाइफ इज हेल फॉर हर, इफ हर हस्बैंड इज डेड। ठीक है। तो अब माँ कहती है कि यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, कि तुम्हें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर न्याय और अन्याय की बातें करो। तो पद्मा बोलती है कि व्हाई, क्यों। तो उसकी माँ कहती है कि ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। ये भी एक टर्निंग पॉइंट है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, एक स्टेटमेंट है इस चैप्टर में जो माँ कह रही है। माँ क्या कहती है कि यहाँ पर महिलाओं के पास अधिकार नहीं है सवाल पूछने के लिए। तो वो इनडायरेक्टली पद्मा को भी सवाल पूछने से मना करती हैं। अब पद्मा क्या कहती है, व्हाट राइट डू दे हैव देन। तो पद्मा कहती है कि तब उनके पास में अधिकार ही क्या हैं महिलाओं के पास में, अगर वो सवाल भी नहीं पूछ सकती हैं। इफ शी कैनॉट रेज क्वेश्चंस देन व्हाट आर द राइट्स। तो उसके पिताजी कहते हैं कि राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। तो उसके पिताजी कहते हैं कि राइट्स, अधिकार उनके लिए हैं जो बराबर के हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि समाज में महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं। तो पद्मा कहती है कि व्हाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस। तो पद्मा कहती है कि क्यों हमारा घर या घर ऐसे होते हैं जहां पर बार्गेनिंग किया जाता है। बार्गेनिंग करने का मतलब आप समझते हो, नाप तौल करना, कि मुझे इतने में दे दो, मुझे इतने में दे दो, नहीं इतना ले लो, नहीं मुझे इतना दे दो। ऐसे हम लोग मोल तोल करते हैं ना जब हम किसी से सामान खरीदने जाते हैं। जैसे रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, खिलौनों की दुकान है, या ऐसे आइटम्स जिस पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा होता। तो यही बोलती है पद्मा यहाँ पर कि ये ऐसा घर का क्या मतलब है जहाँ पर इस तरीके की बार्गेनिंग हो।
जहाँ पर लोग ठीक से रह नहीं सकते। वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, इस तरह के घर में लोगों को रहना नहीं चाहिए। तो फादर कहते हैं कि यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो। तो यहाँ पर पद्मा एक्चुअली में ये बातें कह रही हैं कि वो इस तरह के समाज या वह इस तरह के घर परिवार का विरोध कर रही है जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले हैं, जहाँ पर महिलाओं की पहचान उनके पति से ही होती है, जहाँ पर महिलाओं की जिंदगी नर्क मानी जाती है अगर उनके पति की मृत्यु हो गई हो तो। इसीलिए कहती है वो कि इस तरह के समाज में, इस तरह के घर में रहने का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर उसके पिताजी कहते हैं कि यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चन वेयर एवर यू गो, कि तुम जहां भी जाओगी वहां तुम्हें इन सवालों के जवाब ऐसे ही मिलेंगे। तो पद्मा कहती है कि बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ए सोसाइटी सेंस वुमन, है ना। और यहाँ पर ये उसका सेंटेंस अधूरा है। तो पद्मा क्या कहती है कि आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव सभ्यता की पहचान ही महिला है। और अगर एक समाज महिलाओं को त्याग देता है, महिलाओं के बिना है, बस इतने ही पर ही ये स्टेटमेंट रुक रहा है, तो क्या मतलब है, ऐसा कुछ कहना चाहती है पद्मा। तो फादर कहते हैं कि दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। तो पिताजी कहते हैं कि इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि शादी होने से उनको ये आइडेंटिटी, ये पहचान उधार में मिलती है। पद्मा, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। तो पद्मा बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के बोलती है, शायद गुस्से से भी बोलती हो, कि तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी लड़की की शादी ना हो तो उसकी कोई पहचान ही नहीं है, शी हैज नो आइडेंटिटी एट ऑल। Why is that an unmarried man is venerated and called a saint, while an unmarried woman is called immoral and wanton? तो बच्चों, यहाँ पर ये जो आखिरी सेंटेंस है इस चैप्टर का, जो पद्मा कह रही है, ये गौर करने वाली बात है। वो कहती है ना कि क्या इसका क्या मतलब है कि अगर एक लड़की जिसकी शादी नहीं होती है उसकी कोई पहचान ही नहीं है। वो आगे कहती है कि ऐसा क्यों है हमारे समाज में, जहाँ पर एक ब्रह्मचारी, एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा मनुष्य जिसने शादी नहीं की हो, तो उसे एक संत का दर्जा मिलता है, उस तरीके से लोग उनके प्रति रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ पर एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जिसने शादी नहीं की हो, तो उसे अनैतिक समझा जाता है, उसे मतलब वेश्या वगैरह इस तरह का समझा जाता है। ये सवाल उठा रही है वो अपने पिताजी से, और इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये आखिरी जो डायलॉग है पद्मा का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरे चैप्टर का सार, समरी है इसमें, यही थीम है इस चैप्टर का। इसका नाम है धर्म युद्ध। वो क्या कहती है अपने आखिरी डायलॉग्स में कि सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, कि अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है तो उसकी कोई पहचान नहीं है। And why is it that an unmarried man is venerated and called a saint, while an unmarried woman is called immoral and wanton? कि एक ऐसा पुरुष जो शादी नहीं करता है, जो ब्रह्मचारी है, उसे लोग संत की तरह से आदर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और एक महिला जो शादी नहीं करती है उसे लोग गलत मानते हैं, अनैतिक मानते हैं, और सब लोग उसके ऊपर गिद्ध के जैसी आंखें लगा करके रखते हैं, जैसे वो वेश्या हो। तो एक्चुअली में ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है बच्चों, और ये चैप्टर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 मार्च 2021 को, और ये कोइंसिडेंस है कि टुडे इज वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आज महिला दिवस भी है। तो हमारे देश में, भारत में महिलाओं की जो स्थिति है, अभी भी बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में, बहुत सारे शहरों में भी, जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले हुए हैं। लड़कियों को अभी भी शिक्षा के लिए वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती परिवार की तरफ से जितनी सुविधा लड़कों को दी जाती हैं। और बात सिर्फ शिक्षा की ही क्यों हो, लड़कियों को माता पिता के जमीन में, जायदाद में, घर मकान में अधिकार भी नहीं दिए जाते। उन्हें खेलने के लिए वो सारे खिलौने भी नहीं दिए जाते जितने खिलौने घर में
लड़कों को दिए जाते हैं। लड़कियों की गलतियां माफ़ नहीं होती, माफ़ी नहीं की जाती, जबकि लड़कों की 100 गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं। तो बात तो है कि भारत में, हमारे देश में, गांव में, मध्यम वर्गीय परिवारों में, शहरों में अभी भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं मिले हुए हैं। तो ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसी को लेकर के ये बात है। और इस चैप्टर में ये भी चीज़, यही भावना जगाने की कोशिश की है, इस इशू को रेज किया है लेखक महोदय ने, जिनका नाम है अर्जुन देव चरण, कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, भारत में महिलाएं कैसे महत्वपूर्ण हैं, भारत में महिलाओं की पहचान क्या है, शादी के बगैर महिलाओं की कोई पहचान ही नहीं है क्या? क्या महिलाओं को हमेशा उनके परिवार, उनके पिता या पति के नाम से ही जाना जाएगा? जबकि धीरे धीरे स्थिति में बदलाव हो रहा है, महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, है ना? तो वास्तव में तो वो 50-50 की हकदार हैं, उन्हें हमारे समाज में वही इज्जत मिलनी चाहिए, वही क्रेडिट्स मिलने चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। इसमें पद्मा के जरिए लेखक महोदय ने यही सवाल बार बार उठाए हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए वुमेन, एंड व्हाई वुमेन्स आर नॉट ट्रीटेड एज वेल इक्वल एज मेंस, है ना? तो जल्दी ही मैं इस लेक्चर के फॉलोअप सेशन में मिलूंगा, जहां पर मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। और आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, उसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और मैं इस चैनल पर काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। तो आप अपने बैचमेट्स को, क्लासमेट्स को भी बताएंगे, दोस्तों को भी बताएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द नेम ऑफ द चैनल न्यू एज कोचिंग। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में फिर मिलते हैं। बाय बाय।